नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है, अच्छा समय है क्योंकि सुमित जी ने हमें समय दिया है और सुमित जी रियली एप्रिशिएट योर टाइम और आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वेलकम टू मेरा रुख। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। राइट। सो सुमित जी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप इंडियन इलेक्शंस और इंडियन सीज़न इलेक्शन जो सीज़न है उसको फ़ॉलो कर रहे होंगे और जो भी करंट सिचुएशन पूरी बैठी हुई है इंडिया में इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से कि एक क्लूलेस अपोज़िशन है और एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने बहुत हद तक बहुत कुछ चीज़ें डिलीवर करी हैं और जो विज़िबल चेंजेस हैं। सो आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? क्या ये पूरा एक तरीके से केक वॉक रहेगा या फिर कुछ फाइट हो सकती है? देखिए, पहली बात ये है कि एज़ फार एज़ गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड, जिसको हम बीजेपी बोलते हैं, बीजेपी एंड ऑपोज़िशन में आपने बोला कि वो क्लूलेस हैं और इधर ऐसा लगता है कि सारे क्लूज़ ही इनके पास हैं, ऐसा बराबर, दिखता है। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कल मुझे इंडियन एम्बेसी ने बुलाया हुआ था अपने पास। तो ओके, यहाँ पर चाइना में जो इंडियन एम्बेसी है, वाज़ देयर और दोपहर के लंच का टाइम था। मैं सोच रहा था कि शायद लंच पे बुलाया इन्होंने मुझे, तो आई ऑल्सो वेंट देयर। तो मुझे वहाँ पे जाके पता लगा कि वहाँ पर मोदी जी की लाइव स्पीच टेलीकास्ट हो रही है। तो उनका जो हॉल होता है, उसके अंदर उन्होंने सारे इंडियंस को बुलाया हुआ था कि मोदी जी की स्पीच है। कुछ शायद किसी स्कूल में जाकर वो ऑडिटोरियम में कोई स्पीच दे रहे थे बच्चों के साथ। परीक्षा परीक्षा पे पे चर्चा। चर्चा समथिंग जी, वो चल रहा था और जो हमारे काउंसिल की यहाँ पे है, हेड हैं, वो बैठे हुए थे, पूरा स्टाफ बैठा हुआ था, लोग बैठे हुए थे और वो वहाँ पर भी जो हम एनआरआईज़ हैं, हम तो वोट भी नहीं देते हैं क्योंकि हमारी वोट काउंट ही नहीं होती। एग्ज़ैक्टली। उनके साथ भी उनका मैन टू मैन एक कनेक्शन बनाने का एक ज़िम्मा, मतलब कि हम लोग चाइना जैसी कंट्री में बैठे हुए, दूर-दूर तक मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। उनके साथ भी उन्होंने एक कनेक्ट बनाया है। ये फ़र्क है ऑपोज़िशन में और मोदी जी में। मोदी जी ने अपने काम क्या किए हैं, क्या विज़न है, क्या वो आगे सोचते हैं, भारत की छवि कैसे इंक्रीज़ करनी है। वो इलेक्शंस को जीतने का काम एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन मेजर है कि मुझे भारत को कैसे एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, एक विजन है। वो चीज़ें हैं जो लोगों के साथ टच में आती हैं, हमारे दिल को छूती हैं वो चीज़ें कि हमने कभी सपना देखा था। यू योरसेल्फ हैव बीन अ प्रोफेशनल। आपने 15-16 साल काम किया हुआ है। आपको भी लगता था जब आप बाहर जाते हैं कि यार इतना डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारा देश कभी डेवलप होगा? हमारे अंदर ये सपना होता था हमेशा ही। लेकिन जी, आज मोदी जी ने वो सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि यात्रा कर रहे हैं सिर्फ़ अपने पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए। यहाँ पर काम होते हैं कि भई ये मैं डिलीवर करने वाला हूँ। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई 10-20 हज़ार करोड़ के तो हम इसको समझते ही नहीं हैं आज की डेट में कि यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। मोदी जी गए 25,000 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए। हर एक स्टेट में जहाँ भी जाते हैं 20-25 हज़ार करोड़ से कम की तो सौगात दे के ही नहीं आते। तो आप सोच के देखिए कि ये है स्टेटस भारत का। अब पॉलिटिकल सिनेरियो में जैसे हम देखते हैं कि 3 क्लास है भारत के अंदर। एक है एलीट क्लास जो इस सारी बातों को समझती है। दूसरी है मिडल क्लास जिसको हमेशा यही लगा रहता है मुझे क्या मिला? और तीसरी क्लास है जो लोअर क्लास है। वो देखती है कि मुझे इलेक्शन के अंदर जब मैं वोट देने जाऊँगा मेरी जेब में क्या डाला जाएगा? मुझे साड़ी मिल जाएगी, मैं वोट दे दूँगा जिसने साड़ी दी। जिसने ₹500 दिए उसको साड़ी उसको मैंने वोट दे दी। या जैसे साउथ के अंदर 10 किलो चावल देने का वादा किया था, ₹300 का होता है, उसके लिए बराबर, वोट बेच दिया। दैट मीन्स ये 3 तरह के लोग हैं। इलेक्शंस इतने आसान नहीं हैं। आप कहते हैं कि इज़ इट गोइंग टू बी अ केक वॉक? केक वॉक कभी भी भारत में नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 डिफरेंट क्लास हैं जो वोट देने जाती है। अब जो जी, एलीट क्लास है, वो तो बैठकर यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बना लेगी या अपने ओपिनियन दे देगी, लेकिन वोट करने नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वोट देने जाता है लोअर क्लास और मिडल क्लास के लोग। अब उसके अंदर भी जातियाँ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई और है। तो ये बड़ा ही फ्रैगमेंटेड सा एक कंट्री है। फ्रैगमेंटेड कंट्री मैं बोल रहा हूँ गलत वर्ड है। मतलब कि इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं इस कंट्री के अंदर कि बराबर, इलेक्शंस को नापना और समझना इतना आसान नहीं है। केक वॉक कभी भी हो नहीं सकता, किसी के लिए भी। अगर इतना ही केक वॉक होता, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इतना काम करने के बाद भी गवर्नमेंट गिर गई थी।
क्यों? क्योंकि जी, एक नैरेटिव्स बनाए गए थे उनके खिलाफ कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जबकि वो तहलका की जो सारी न्यूज़ थी, वो जी, गलत निकली। गलत दैट मीन्स निकली, सही एक बात है। गलत न्यूज़ को फ्लैश करने के बाद हमारी सेंटर की गवर्नमेंट अगर गिर सकती है, यही काम इन्होंने 2019 में करने की कोशिश करी राफेल के चक्कर में, वो नहीं चली। अब दोबारा से इन्होंने अडानी का चक्कर ले लिया, या न्याय यात्रा हो गई है, या कोई ना कोई और स्यापा ये खड़ा कर देते हैं। हम पंजाबी में वर्ड यूज करते हैं जी, स्यापा, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी खड़ी करके रखो आप कि दूसरा आदमी का दिमाग घुमा रहे कि यार कुछ तो दाल में काला है, जबकि ये नहीं पता कि जो दाल पका रहे हैं वो सारी दाल ही काली है। तो ये डायनामिक्स बहुत बड़े हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिसके बीच में से निकल कर एक आग की भट्टी में से निकलकर मोदी जी को ये इलेक्शंस को जीतना है। इट इज नेवर गोइंग टू बी अ केक वॉक। सेकंड, राइट, राहुल गांधी को मालूम है कि वो कभी भी जीत नहीं सकता, जो उसकी सिचुएशन है आज की डेट में। और भाई यात्रा तो पूरी नहीं होती उससे, न्याय यात्रा करने गया था, उसी के साथ अन्याय हो गया, इंडिया अलायंस ही टूट गया, नीतीश कुमार एग्ज़ैक्टली, के बाहर निकलते, ममता बनर्जी ने अपनी एंट्री अपने स्टेट में नहीं दी, दिल्ली में उसकी एंट्री नहीं है, पंजाब में एंट्री नहीं है, साउथ में एंट्री नहीं है, वो एंट्री है कहाँ पे? यूपी में वो हिम्मत नहीं कर सकता कि वो यात्रा कर भी ले। तो आप सोच के देखिए कि राहुल गांधी को पता है कि मैं नहीं आ सकता, इंडिया अलायंस को भी मालूम है हम नहीं आ सकते, अब मेरे पास नहीं आता तो गंद डाल दो। अब ये गंद ही डालेंगे पूरे देश के अंदर, कोई ना कोई आग लगाएंगे, भड़काएंगे, पूरे दुनिया में हमारा नाम खराब हो, और लोगों के दिमाग में है कि यार मोदी से ना ये देश संभल नहीं रहा है। ऊपर से इंटरनल हमारी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनका भी सहारा लिया जा रहा है। मैं थोड़ा लंबा दे रहा हूँ आपको, बिकॉज क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि बराबर, आई रियली वांट योर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि सभी बोल रहे हैं आएगा तो मोदी ही, मैं भी चाहता हूं आए तो मोदी ही आए, क्योंकि जो हमने बाहर बैठ के भारत की वैल्यू देखी है बढ़ती हुई, और हमारे दुश्मन की आंखों में डर देखा है, उसको देखते हुए मैं चाहता हूं कि मोदी जी दोबारा वापस आए। बट इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, जो मैंने आपको समझाया है। और ये राइट, गंद डालने के लिए लगे हुए हैं भारत के अंदर भी, और भारत की जो बाहर की फोर्सेस हैं उनके साथ हाथ जोड़कर ये लोग यहाँ पे गन डालने की पूरी कोशिश करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि मोदी जी को पता नहीं है, अगर मेरे जैसे बंदे को पता है कि भाई ये कुछ होने वाला है, क्या मोदी जी को इसकी भनक नहीं है? बिल्कुल है। और इसलिए हमारी एनआईए को तो 24 घंटे काम कर रही है कि जो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ा जाए, अंदर किया जाए, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तो जिसको बोलते हैं दिल्ली बहुत दूर है, मई बहुत दूर है अभी। राइट। सुमित जी, आपने जो भी एक बात बोली कि जो एक सेंस ऑफ प्राइड वाली बात बोली और उसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। मैं जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 16 सालों से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ और इस इंडस्ट्री में होने के नाते मैंने अक्रॉस द वर्ल्ड लगभग सभी देशों के लोगों के साथ में काम किया है। वो फिर यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, मिडल ईस्ट हो, एशिया पैसिफिक हो, यूरोप हो, सभी जगह। तो एक 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 बहुत बड़ा विज़िबल चेंज जो मैंने देखा कि जब हम 10 साल पहले, 12 साल पहले बात किया करते थे, तो उन फ़ॉरेनर्स का जो बात करने का तरीका हमारे ऊपर होता था, वो एक बहुत अलग होता था और आज जब हम बात करते हैं, तो वो उनका टोन, उनका लहज़ा, उनका तरीका बहुत अलग होता है। जो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो उनकी तरफ से हमारी तरफ आती है, वो एक अनमैचेबल होती है और वो चीज़ आज से 10 साल पहले नहीं थी वैसी। ये एक बहुत छोटा-सा चेंज जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। आई होप जो भी लोग भारत के बाहर रहते होंगे या भारत से बाहर जाते होंगे, वो भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते होंगे। देखिए हम लोग तो रोज देखते हैं इस चीज को कि 10 साल पहले जो हमारा, अगर हम चाइना को अपना दुश्मन भी मानते हैं, या कंपैरेटिव, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, ये कंपटीशन का जमाना है हमारा बराबर। चाइना के साथ। एक कंपटीशन चल रहा है कि दुनिया में जो स्पेस अमेरिका की कम हो रही है उसे पहले फिल कौन करेगा? हुँ, चाइना फिल करेगा, भारत फिल करेगा, या हम दोनों मिलकर फिल करेंगे? लड़ाई इसी बात की है। मैं राइट, चाहता हूं कि दोनों मिलकर इसको, इस वैक्यूम को भरें। चाइना चाहता है कि वो अकेला ही इसको भरे। हम कहते हैं विश्व मित्र, वो कहते हैं मैं अकेला ही सुपर सुपर बॉस बनना चाहता हूं। तो लड़ाई इसी बात की है। राइट। तो ये जो जो हमने ये डर देखा है चाइना की आंखों में मोदी जी के आने के बाद, चाइना को भारत से डर नहीं है, भारतीयों से भी डर नहीं है, हुँ, सिर्फ एक मोदी से डर है। और इसलिए मोदी हटाओ का जो सारा, आपने न्यूज़ क्लिक के अंदर भी देखा कि सारे जर्नलिस्ट को पेमेंट जाती है जी, कि मोदी बराबर। के खिलाफ
मोदी की स्कीम्स के खिलाफ, कैसे एक एक ऐसा भवंडर सा बनाया जाए कि लोगों के दिमाग में आए कि सब कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है। जी, और ऑपोजिशन में, ये तो चाइना की बदकिस्मती है कि ऑपोजिशन में कौन है? राहुल गांधी। अगर कोई और होता तो शायद उनका ये पैंतरा चल जाता। मोदी जी की किस्मत है कि उन्हें ओपोनेंट ही बहुत भारी भरकम एक युवराज मिला है, जिसे समझ ही नहीं आता कि बोलना क्या है, खाना क्या है, और आलू खाने के बाद सोना कैसे निकालना है। ऐसी बातें बोलने वाले को हम भी अब प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। इसलिए चाइना भी परेशान है कि भाई इतनी फंडिंग करी है इस आदमी को, और इसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर, मोदी को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी एक ऐसे पहाड़ की तरह खड़े हैं सभी के सामने, बेशक वो वेस्टर्न पावर्स हो, कोई भी हो, तभी तो हमारी वैल्यू है भाई। और ये एग्ज़ैक्टली, डर जो है, मोदी जी हमेशा बोलते हैं ये डर अच्छा है। आज अगर अमेरिका है, अभी कनाडा को हमने आंखें दिखा के उनके सारे वीजे बंद कर दिए। ये कभी आप एग्ज़ैक्टली, सोच बिल्कुल सकते थे सही। भारत की सरकार कभी करेगी? ये कभी हो ही नहीं सकता था। हम तो पाकिस्तान के वीजे कभी बंद नहीं करते थे, सही है, उन्होंने हमारे वीजे बंद कर दिए, हमने उनके कभी बंद नहीं किए, डर के मारे कि ये चाहे पाकिस्तान क्या सोचेगा। हमने सही आज है, कनाडा के वाट लगा दिया, उसको बोल दिया है कि तुम्हें हम एफएटीएफ में, ग्रे लिस्ट में लेके लेके जाएंगे, तुम्हें भी, अमेरिका को, यूके को। हमने तो वहां पर एफएटीएफ में अमेरिका को भी लेके जाने की बातें करी हैं। ये है भारत की पावर, जो मोदी जी दिखाते हैं स्ट्रेंथ। और एग्ज़ैक्टली, इसीलिए दुश्मन डरा हुआ है, और ये डर डर बहुत अच्छा है। एग्ज़ैक्टली। इसलिए तो हमारे पास जब मुंबई हमले जैसा इतना बड़ा अटैक भारत के ऊपर हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने कड़ी निंदा के अलावा और कुछ नहीं किया। निंदा भी नहीं करी। हाँ, राहुल जी, हमने तो यूनाइटेड नेशंस में मनमोहन सिंह गए, वहां पर जाके उनकी स्पीच सुनने वाली थी। देखिए जी, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, इनको बोले हमारे ऊपर अटैक ना किया करें। ये तो स्पीच की लैंग्वेज और लहजा था। भारत का प्रधानमंत्री होकर मनमोहन सिंह यूनाइटेड नेशंस में भीख मांग रहा था कि पाकिस्तान को बोलिए हमारे ऊपर अटैक ना किया करें। और दुनिया हमारी बात सुन भी नहीं रही थी, और उनके सामने पाकिस्तान वाले हंस रहे थे हमारे ऊपर। एग्ज़ैक्टली, ये हालत थी हमारी। और आज एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान दुनिया में जाके बोलता है मोदी जी को बोलो हमारे ऊपर अटैक ना कराया करें। ये फर्क है। एग्ज़ैक्टली। सर मैं भी कुछ दिनों पहले एक मेरे कनेक्टिंग फ्रेंड के फैमिली रिलेटिव हैं जो कि आर्मी में हैं, उनसे कनेक्ट होने का मेरा फॉर्च्यूनेट एक सौभाग्य मिला। तो उनसे मैंने बात करी कि पहले जब सीज़ फायर वॉलेशन से रिलेटेड इंसिडेंट्स बॉर्डर पे हुआ करते थे और हमारी आर्मी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती थी, तो वो ये कहती थी कि उन्होंने ये कहा कि पहले हमें एक गोली चलाने के लिए भी दिल्ली पूछना पड़ता था। पर अब अगर एक गोली हमारी तरफ आती है तो हम 100 गोलियाँ उनकी तरफ मारते हैं। तो वहाँ से गोली मारने की हिम्मत ही नहीं करते हम। बोले ये फ़र्क है। ऑफ कोर्स, क्योंकि मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया। पहले यह था कि जो आर्मी है उसके हाथ बांधे हुए थे पीछे की तरफ, कि आपने जवाब ही नहीं देना क्योंकि सामने मुसलमान है। अगर हिंदू होता तो आप गोली चला सकते हैं, मुसलमान के सामने आप गोली नहीं चला सकते। तभी ये सारा प्रॉब्लम था कश्मीर के अंदर भी, कि वहां पे पत्थरबाजी होती थी और हमारे आर्मी के लोग वहां पे बिल्कुल मौन होकर खड़े होते थे, जवाब ही देने की परमिशन नहीं थी। अभी ये है, पत्थर उठाया है अभी तो गोली मार दो। एग्ज़ैक्टली, फेंकने की तो बहुत दूर की बात है। वही चीज भारत में भी है, वही चीज पाकिस्तान के अंदर भी है। अगर किसी चौकी से एक गोली आती है, हम पूरी की पूरी चौकी ही उड़ा देते हैं उनकी। तो इसलिए हमारा जो बॉर्डर है आज बिल्कुल शांत है भारत के साथ, जो पाकिस्तान के साथ लगता है। तो ये जो चीजें सारी, देखो यही स्ट्रेंथ है जिसके कारण हमारी वैल्यू है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, आपके पासपोर्ट की, आपके लोगों की भी वैल्यू बनेगी। जब आपकी गवर्नमेंट ही आपकी वैल्यू नहीं करती, दूसरे वाला वैल्यू कैसे करेगा? आज अमेरिका की वैल्यू इसलिए है क्योंकि अगर कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखता है, तो उसके घर में जाके घुस के मारते हैं, बेशक वो 10,000 किलोमीटर क्यों ना दूर हो। वो एग्ज़ैक्टली, परवाह ही नहीं करते। और यही चीज भारत करता है। जैसे जैसे भारत ने अपनी ये स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी, सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं, तो भाई हम तो कनाडा में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कराते हैं, पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए जब हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, दूसरा भी डर के बात करता है। राइट। सर मैं अब दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करना चाहूँगा। एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ओआईसी, राइट? तो ओआईसी के पिछले सारी हरकतों को देख के मुझे लगता है कि इससे बड़ा दोगला ऑर्गेनाइज़ेशन, दोगला संगठन इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। उनको सिर्फ़ भारत के अगेंस्ट उनको स्टेटमेंट इश्यू करनी होती है,
फिर वो 370 हो, या फिर नुपुर शर्मा वाला केस हो, या फिर अभी जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके अगेंस्ट उनका स्टेटमेंट हो, पर एट द सेम टाइम उसी ओआईसी के मेंबर्स भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए भी उतने ही उत्सुक होते हैं। तो ये एक बहुत डबल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन उठता है। पहली बात यह कि ओआईसी मींस इस्लामिक कंट्रीज। एग्जैक्टली। इस्लामिक जो कंट्री है और आइडियोलॉजी हमेशा ही दोगली रही है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ये हमेशा ही दोगले रहे हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो इसलिए सरप्राइज आपको होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे दुनिया में जो दोगली नहीं है? क्या यूनाइटेड नेशंस दोगली नहीं है? क्या डब्ल्यूएचओ दोगली नहीं है? क्या हमने डब्ल्यूएचओ की तरफ से कोई भी एक्शन लेते देखा जब कोविड का इंक्रीज हुआ? बिल्कुल कोविड भी नहीं। कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ? हमने कुछ भी देखा नहीं है। आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, वो हमेशा ही दोगली होती हैं। रीजन बीइंग, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो लिब्रांडो हैं उनकी तरफ से शुरू करी गई हैं अपने एजेंडास को आगे लेके जाने के लिए। तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, पीछे कोई यूनाइटेड नेशंस है, ओआईसी है, कुछ भी है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है एक स्टेटमेंट देने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को खुश करना है ये सारी चीजें बोलने के बाद। और उसको खुश करना जरूरी भी इसलिए है, एक, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। दूसरा, ये सारे जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, मेजरली तो ओआईसी इज कंट्रोल बाय मिडल ईस्ट कंट्रीज, सऊदी है, यूएई है, इन सब ने इतना उधार दिया हुआ है पाकिस्तान को। और भाई उधार भी तो वापस लेना है। अगर एग्जैक्टली। उधार लेना वापस लेना तो उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी, नहीं तो पैसे वापस नहीं आएंगे। तो मजबूरी भी है। तीसरा, अगर ये थोड़ी सी स्टेटमेंट देने के बाद पाकिस्तान खुश हो भी जाता है, हाउ डज इट मैटर? रीजन बीइंग, मैं आज की दुनिया में कोई रिलेशन नहीं है, मैं पहले बोला आपको, ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है। सारी जी दुनिया चलती है बराबर। पैसे से। कहाँ पर आपको पैसे बनते हैं, कहाँ पर आपका फ्यूचर सिक्योर है, वहीं पे सारी गेम अटकी हुई है। क्या अगर वो इतने ही दोस्त थे पाकिस्तान के कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी, क्या उन्होंने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कोई वादा कर दिया उनके साथ? अगर किया था, वापस ले लिया। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात भारत के साथ कर रहा है वही ओआईसी का हेड, जिसको हम सऊदी अरेबिया बोलते हैं। और राइट। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वहां पे जो शेख हैं, क्या पाकिस्तानी म्यूजिक के ऊपर नाचते हैं कि हमारी उंगलियों के ऊपर नाच रहे हैं? आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी कि हमारे ही म्यूजिक के ऊपर नाच रहे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और अब एग्जैक्टली। जो उनका नया डिक्री आया है, इनके सलमान का, वो क्या बोलता है? लाउड स्पीकर नहीं होंगे हम्म। मस्जिदों के ऊपर, उसकी स्पीड स्लो कर दी है। रमादान पे ये नहीं होगा, अंदर जाना है तो आईडी दिखानी पड़ेगी, बच्चों को लेके जा नहीं सकते। यानी मीन्स जो इनकी मस्जिदें हैं उसके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है, ताकि जो फंडामेंटलिज्म है इनकी, उसको कम किया जाए। पहले यही सऊदी था जो सारी दुनिया में मदरसे, मस्जिदें खोलता था और वहां पर रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज करता था। लेकिन अब जब से ये प्रोग्रेसिव बनने शुरू हुए हैं, अपने आप को खोलना शुरू किया है, फंडामेंटलिज्म से बाहर निकलते जा रहे हैं, तो ये इनको भी, हम एक पंजाबी वर्ड बोलते हैं, ये भी थोड़े थोड़े मुसलमान से बंदे दे पुत्र बनने की राह पे चलना शुरू कर दिया इन्होंने। सो ये टूथलेस शुरू से थे, इसका कोई भी काम नहीं था। इट वॉज जस्ट अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि शुरू ही पाकिस्तान जैसे जानवर ने करी थी, तो इसलिए इसके अंदर कभी पावर आ ही नहीं सकती थी। और ये शुरू भी इन्होंने इसलिए किया था, भारत को कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन जो मोदी जी ने 10 सालों में जो मेहनत करी है, ओआईसी की जो पूरी दीवार है उसे ही तोड़ के नीचे फेंक दिया। और अब हमने वहां पर, आपने देखा होगा कि हमारी स्मृति ईरानी वहां पर इंडियन ड्रेस एग्जैक्टली। में, बिना एग्जैक्टली। बुरके के, बिना हिजाब के वहां घूम के आई है। और मैंने तो कितनी वीडियोस बनाई हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था राइट। कि वो वहां पर मक्का मदीना में जो खाली प्लॉट है देखने गई थी, कि वहां पे राम मंदिर कहाँ बना सकते हैं। एग्जैक्टली। मतलब इसमें मेरे ख्याल से जो सऊदी क्राउन प्रिंस है वो एक बहुत विजनरी लीडर है, और उन्होंने जो कुछ समय पहले बोला था कि मैं सऊदी अरेबिया को 5 साल में यूरोप की जगह बना दूंगा। और जो स्टेप्स वो सऊदी अरेबिया में रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स ले रहे हैं, ये शायद उसी की तरफ आगे बढ़ने के इंडिकेशंस हैं। और जो देखिए, स्मृति ईरानी जी वहां पर गई थी और जिस तरह से उनका वेलकम हुआ, उनको रिसेप्शन दिया गया, वो बिना सऊदी क्राउन प्रिंस के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। तो ऑफ कोर्स वो तो है ही है। एग्जैक्टली।
और देखिए वो माइनॉरिटीज की लीडर हैं, और माइनॉरिटीज में वो सिख, जैन, बौद्ध सबको लेके गई, सबको और लेके गए। मुसलमान एक भी उनकी टीम में नहीं था। That राइट। means we are also sending a signal कि they are not a minority anymore, they are not representing us. And that's why she, being a minorities minister, going to a Muslim country, did not take any Muslim in her team. This speaks a lot about what Bharat is doing, what OIC is doing and thinking. और इनका दोगलापन, इसकी परवाह मत करो, ये शुरू से ही दोगले थे, 1400 सालों से हम इनका दोगलापन सहन करते आ रहे हैं। राइट। सर मैं अब एक दूसरे टॉपिक की तरफ और आपसे पूछना चाहूंगा क्वेश्चन कि अभी पाकिस्तान की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी किसी से छुपी नहीं है, फिर वो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो, मिलिट्री डिपेंडेंसी हो, या फिर डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो खैर दूर दूर की बात है पाकिस्तान और डेवलपमेंट। बट फिर भी जितनी लेवल की डिपेंडेंसी है, जितना इंक्लूजन चाइना का पाकिस्तान के अंदर है, तो क्या ये पाकिस्तान को जो गवर्न करते हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, उनकी गवर्नमेंट हुई, उनको ये नहीं समझ में आता कि आगे जाके ये खुद की कंट्री के लिए ही कितना प्रॉब्लमेटिक होगा, या फिर वो इग्नोर करते जाते हैं इस चीज़ को? देखिए पहली बात यह कि कुछ भी समझने के लिए समझ चाहिए, तो समझ राइट। इनके पास है ही नहीं। और जो समझ थी वो 47 से पहले थी, क्योंकि हिंदू ही चलाते थे पूरे एरिया को। जैसे ही हुँ, वहां से सनातनी बाहर निकले हैं तो समझ भी खत्म हो गई। ये गधों पे आए थे, गधों पे ही रहेंगे। आपको मालूम है जब भी इन्होंने भारत के ऊपर भी चढ़ाई करी थी 1000 साल पहले, वे गधों पे आए थे। और ये तब से, इसलिए दुनिया के जो बेस्ट गधे हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ गधे हैं वो पाकिस्तान में ही पैदा होते हैं। और चाइना को भी इन्होंने कुछ और नहीं दिया, गधे ही बेचे हैं। राइट। और तो इसलिए पहली बात ये है कि दुनिया में कॉमन सेंस हम बोलते हैं कि पीपल शुड हैव कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। हुँ, वही चीज पाकिस्तान के साथ भी रिलेट करती है। दूसरी बात, जो उनके हुक्मरान हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, आर्मी के लोग हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि कैसे हम देश में से या उनके मुल्क में से पैसे कमाएं और बाहर चले जाएं। आपने देखा होगा कोई भी इनका आर्मी चीफ पैसे कमाने के बाद पाकिस्तान में रहता ही नहीं नहीं है। रहता, कोई बाहर भी निकल जाते हैं। एक भी मुझे आप इनका जनरल दिखा दीजिए, आर्मी चीफ दिखा दीजिए, कोई भी वहां रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमने इतनी मलाई खाई है कि कहीं ना कहीं हमारे मुंह से लटकती हुई दिख जाएगी और हमें अंदर कर दिया जाएगा, जैसे मुशर्रफ को इन्होंने टांगने की कोशिश करी थी। इसलिए पहला काम करते हैं, बाहर जाके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हैं। जब आपकी सोच ही ऐसी है कि भाई हमने तो सिर्फ यहाँ पर पैसे कमाने हैं, भाड़ में गया कंट्री और भाड़ में गई हमारी अवाम। तो जब आपकी सोच ऐसी है तो चाइना को भी ऐसा ही कंट्री चाहिए, जहां पर पॉलिटिशियन करप्ट हो, पैसे खाकर अपने देश को बेचने के लिए तैयार हो। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को पैसे कितने दिए? $50 बिलियन। हुँ, प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट वॉज नॉट वर्थ $50 बिलियन। राइट। उनको जरूरत से ज्यादा पैसे दिए गए कि इसमें से कुछ लग जाएगा, कुछ आप खा लेना, क्योंकि चाइना को भी मालूम था ये पैसे वापस नहीं आने वाले। हुँ, और आहिस्ता आहिस्ता वो इनके पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज और जगह जो है वो सारी अपने कब्जे में कर लेगा। अब चाइना को जरूरत क्या है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री की जो एसेट्स हैं उसको अपने कब्जे में करे। पहली बात यह है कि चाइना को लगता है कि जैसे भारत बढ़ रहा है, कल को इसके जो ट्रेड रूट्स हैं वो भारत बंद कर सकता है, अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में। तो अगर पाकिस्तान से एक रोड है, रेलवे है या पाइपलाइन है अगर पड़ जाती है, तो उसकी जो ऑयल की डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो बाहर बाहर से हो जाएगी, भारत को बाईपास किया जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, चाइना के पास लैंड जो है भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन इनके पास जो फर्टाइल लैंड है वो भारत से भी कम है, क्योंकि हुँ, ज्यादातर कंट्री या तो रेगिस्तान है या पहाड़ी इलाका है जहां पर तिनका भी उग नहीं सकता। तो इसलिए इनको भी फर्टाइल लैंड चाहिए, जो पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान बनाया भी इसीलिए गया था बिकॉज यहाँ पर 5 नदियों के पानी आता था, फर्टाइल सबसे ज्यादा लैंड थी। तो इन्होंने सबसे ज्यादा अच्छी लैंड हमारे से ले ली कि वहां पर जाकर ये भारत को हराएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर अब जो चाइना की नजर है कि इसकी वो फर्टाइल लैंड्स ली जाए। तो इसलिए चाइना चाहता है ये डिफॉल्ट करे, ये पैसे उसके वापस ना कर पाए, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे पाकिस्तान के ऊपर अपना कब्जा कर ले और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी कब्जा कर ले। तो वो चाइना की जो उंगलियां हैं सारी वो घी में है। उसे मालूम है कि ये कंट्री मेरे ही कब्जे में आने वाला है एक दिन करके। और जो पाकिस्तान है उसे फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों?
क्योंकि जो अवाम है वो भी लूटने पे लगी है और जो हुक्मरान है वो तो बैठे ही लूटने के लिए है। सो इट्स अ विन विन पोजीशन फॉर बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। हमें भारत में बैठकर लगता है कि जो हो रहा है इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। भाई ऐसे ही बेवकूफ हमारे पास भी थे। जब राहुल गांधी 2008 में चाइना में आया था, इसने एक एग्रीमेंट किया था यहाँ पर बेशर्मी के साथ, एग्रीमेंट करके चला गया था जिसमें हमारी पूरी इंडस्ट्री का भट्ठा बैठा दिया। पूरा जो सामान है चाइना से भारत में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी और हमारा मिडिल सेक्टर और स्मॉल सेक्टर बिल्कुल बर्बाद कर दिया था राहुल ने। क्यों? क्योंकि पैसे लिए थे इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में और अपने यूके के अकाउंट में, जहां पे ये अपनी कंपनी अपने नाम पे, राहुल विंची के नाम पे ये चलाता है। तो जब हमारे हुक्मरान भी पाकिस्तान के जैसे ही थे, इसलिए हम फ्रेजाइल 5 में थे, कभी भी डूब सकते थे, कोई इज्जत नहीं थी हमारे देश की। और तब आपने कभी नहीं सोचा कि हमारे हुक्मरान इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। वही हाल पाकिस्तान के अंदर भी है। ये तो भला हो कि हमारे पास मोदी जैसा बंदा आ गया जिसने आके उस सिचुएशन से, फ्रेजाइल 5 का मतलब है कभी भी हम राइट, डूब सकते थे। कभी जैसे भी डूब श्रीलंका सकते है, थे। पाकिस्तान है, वैसे ही हम डूब सकते थे। वहां उस सिचुएशन से निकाल कर हमारा बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी डूब चुका था। 74% तो हमारा एनपीए रेट था बैंकों एनपीए का। रेट, वहां राइट, से निकाल कर आज हम इस सिचुएशन में है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज स्ट्रांग है, कंपनीज राइज कर रही हैं, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। भाई 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, उतनी ही इकोनॉमी, हमारी स्टॉक मार्केट। स्टॉक क्योंकि मार्केट हो जितनी गई, इकोनॉमी है उतना पैसा लोगों की जेब के अंदर है। $4 ट्रिलियन लोगों की राइट, जेब में पैसा पड़ा है। तो इससे ज्यादा स्ट्रांग सिचुएशन क्या हो सकती है। और इसी साल 2024 में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हाँ, बनने की राह के ऊपर हैं। जिस तरह से हम एब्सोल्युटली, चल रहे हैं, जर्मनी और जापान दोनों माइनस में है एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न, हम +7 पर चल रहे हैं। उसी हिसाब से हम इसी साल 2024 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, मुझे लगता है राइट, इलेक्शंस के इमीडिएटली बाद। तो राइट, इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि चाइना के ये दे आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन चाइना टू मच, इट्स विन विन पोजीशन फॉर बोथ ऑफ देम। दे बोथ वांट द सेम थिंग। राइट। सर जैसे चाइना की एक एक ऑक्यूपाई करने वाली पॉलिसी होती है, वो हमेशा दूसरों की लैंड, दूसरों के एरियाज़ को ऑक्यूपाई करने का सोचता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भी एक प्रोविंस बन जाए चाइना का, आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद? देखिए चाइना जो है इतना बेवकूफ नहीं है हुँ, कि वहां पे जो 25 करोड़ जिहादी हैं उनको अपने कंट्री का प्रोविंस बनाएगा। हुँ, उनके पास तो खुद के पास, चाइना के पास जो शिनजियांग एरिया में जो जिहादी रहते हैं वहां पर, उगर मुस्लिम्स के, हुँ, उनसे वही कंट्रोल नहीं होते। उनका ओके, सॉफ्टवेयर अपडेट करने में पिछले 10 साल से लगे हुए हैं। और ये भी चाहते नहीं है कि इनका कोई भी लेना देना हो इन मुसलमानों के साथ, क्योंकि ये हुँ, सारे जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। तो हुँ, इसलिए वो इसे दूर रखेगा, इसकी एसेट्स को अपने कंट्रोल में रखेगा। इनके राइट, एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से इनकम आ सकती है, पोर्ट्स हुँ, हैं जहाँ पे हुँ, इनकम आ सकती है, हुँ, और जहाँ पर खेती हो सकती है। आपको आपने सुना होगा लास्ट ईयर कि उन्होंने बोला था इनको कि 45,000 एकड़ जगह जो है वो आर्मी ने डेवलप करना था चाइना के लिए, और वहां से खेती करके वो सारी की सारी प्रोड्यूस चाइना को भेजने वाले थे। चाइना को मतलब देना कि था, राइट, पाकिस्तान की आर्मी चाइना के लिए खेती करने वाली थी, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और चाइना को वो सारा का सारा सामान भेजने वाली थी। हुँ, पाकिस्तान को क्या पैसे मिलने थे उसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। जो पेमेंट्स चाइना ने पाकिस्तान को दी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, उसका पैसा वापस नहीं आ रहा। उस इंटरेस्ट, इन ल्यू ऑफ दैट इंटरेस्ट, वो सारा का सारा प्रोड्यूस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट चाइना के पास जाना था। दैट मीन्स पाकिस्तान आर्मी फ्री में लेबर का काम करके चाइना को खाना भेजने वाली थी। रीजन बीइंग, चाइना आज की डेट में, क्योंकि इनके पास फर्टाइल लैंड नहीं है, ये हुँ, 20 से 25% अपना खाना ये इंपोर्ट करते हैं आज भी। तो वो सारी ये जैसे पहले ब्रिटिशर्स होते थे, पूरे दुनिया में जाकर उन्होंने कॉलोनीज बनाई। कॉलोनीज बनाने के बाद वहां पे जो प्रोड्यूस होता था अपने कंट्री में लेके जाते थे। वही राइट, पॉलिसी अब चाइना ने शुरू कर दी है कि जो 66 कंट्रीज हैं जो डेट ट्रैप में फंसी हुई हैं, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन सब की जो फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर प्रोड्यूस करके वो अपने कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा रहा है हुँ, आज की डेट में। सो पॉलिसी ये है, उसका कभी भी इसको अपना प्रोविंस बनाने का वो बेवकूफी करेगा ही नहीं। उसे मालूम है ये 25 करोड़ जिहादियों को कंट्रोल कैसे करना है। राइट। थैंक यू, थैंक यू सर, आपके समय के लिए, आपके थॉट्स के लिए, आपके व्यूज़ के लिए। सो रियली अप्रिशिएट योर टाइम, आपके व्यूज़, और उम्मीद करेंगे आपसे वापस इन फ्यूचर भी कनेक्ट एस्टेब्लिश हो सके और डिस्कशन हो सके। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। जय हिंद।